everyone, welcome to Studio and third lecture of Principles of Inorganic Chemistry. आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशंस, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और क्वांटम प्रॉपर्टीज जैसे कुछ टॉपिक्स। भले ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपल मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग या रीजनल डिस्क्रिप्शन दे पाए, लेकिन वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा। इसलिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करते हैं, जो कि वीवीटी से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है और सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही मॉलिक्यूल्स में अप्लाई किया जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल के डिस्क्रिप्शन को जनरलाइज करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन सभी मॉलिक्यूल के सभी एटम में स्प्रेड होता है और उन्हें साथ में बाइंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के डिस्क्रिप्शन जैसे ही हम ऑर्बिटल अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हैं, जिसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनी इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन साई को वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल साई इज इक्वल टू साई वन इंटू साई टू इंटू साई ऑफ एन ई। साई वन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन वन के वेव फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, साई टू का मतलब इलेक्ट्रॉन टू के वेव फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, सो ऑन। एटम के केस में वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन का स्क्वायर उस इलेक्ट्रॉन के उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। एक इलेक्ट्रॉन मोस्ट लाइकली वहाँ फाइंड किया जाता है जहाँ पे उसके ऑर्बिटल की एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होती है और नोड्स के पास इलेक्ट्रॉन फाइंड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के न्यूक्लियस के पास आता है, तो उस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन उस एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन ऐसा रिजेंबल करता है। फॉर इंस्टेंस, जब एक इलेक्ट्रॉन एक H2 मॉलिक्यूल के H एटम के न्यूक्लियस के पास आता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन उस 1s और H के 1s ऑर्बिटल के वेव फंक्शन जैसा बिहेव करता है। इसलिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स के सुपरपोजिशन या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोक्सीमेशन। हेमो थ्योरी के सबसे एलिमेंट्री फॉर्म में सिर्फ वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स का यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फॉर्म करने में किया जाता है। अगर H2 मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंसीडर करें, तो उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल से फॉर्म होते हैं, जिनका वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं हम साई इज इक्वल टू सी ए काई प्लस सी बी काई बी के तौर पे, जहाँ पे सी ए सी बी है काई और काई बी के कोएफिशिएंट्स और काई ए और काई बी है एटम ए का, काई ए है एटम ए का 1s ऑर्बिटल, काई बी है एटम बी का 1s ऑर्बिटल। और कोएफिशिएंट्स हमें ये शो करते हैं कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जितनी ज़्यादा सी की वैल्यू होगी, उतनी ही ज़्यादा वो एटॉमिक ऑर्बिटल उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूट करेगा। इस वेव फंक्शन को साई इज इक्वल टू सी ए का ए प्लस सी बी का बी को स्क्वायर करें, तो हमारे क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा, जहाँ पे सी स्क्वायर हमें शो करेगा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल ए में होने की प्रोबेबिलिटी, सी बी स्क्वायर शो करेगा इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक ऑर्बिटल बी में होने की प्रोबेबिलिटी, और ये टर्म होगा हमारा इंटरफेरेंस ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। H2 हमारा होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन जिसमें सी ए इज इक्वल टू सी बी या सी ए इज इक्वल टू माइनस सी बी है, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के पास होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए H2 के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, साई प्लस और माइनस इज इक्वल टू सी ए का ए प्लस और माइनस सी बी आई बी, जहाँ पे साई प्लस हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और साई माइनस हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। साइंस एलसीओ से बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये डिटर्मिन करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं। H2 के केस में देखा था हमने कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो इन जनरल केस में हम कह सकते हैं कि n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स n एटॉमिक ऑर्बिटल्स से फॉर्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखें, तो ऑक्सीजन के पास चार एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी कि दो ऑक्सीजन के पास आठ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। इन आठ एटॉमिक ऑर्बिटल से हमारे आठ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। पीरियड टू के एटम से कंस्ट्रक्ट किए गए डायटोमिक मॉलिक्यूल में 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें अप टू 16 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं। जो रूल्स हम
इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल करने के लिए यूज करते थे, वही सेम रूल्स हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए यूज करेंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है नेबरिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है नेबरिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण, जिनके बीच में नोड प्रेजेंट हो जाता है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल एग्जांपल है साई प्लस ऑर्बिटल। इसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ऑर्बिटल की एनर्जी उसके सेपरेटेड एटम के ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। अगर बात करें हम H1s की, तो H1s के एनर्जी को हम मान लेते हैं इस लेवल पे, तो हमारा साई प्लस का एनर्जी लेवल होगा यहाँ पे। साई प्लस के बॉन्डिंग कैरेक्टर होने का कारण है दो उन साई प्लस के बॉन्डिंग कैरेक्टर होने का कारण है उसके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच हुए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण, टू विच इंटरन्यूक्लियर रीजन में उस वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड इनहांस हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन साई प्लस ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करते हैं उनके इंटरन्यूक्लियर रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। वही साई माइनस है हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एग्जाम्पल। एंटी बॉन्डिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, जिसकी एनर्जी हमारे इंडिविजुअल ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा होती है। इसका मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स का इंटर न्यूक्लियर रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, यानी कि वो ऑड लोकेशंस में पाए जाएंगे या फिर लीस्ट एनर्जेटिकली फेवरेबल लोकेशन में पाए जाएंगे, जिससे कार्बन मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करेंगे। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बॉन्डिंग से ज़्यादा होती है। ये सिमेट्री को हम जान सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के डिटेल्स के थ्रू, या फिर इस फैक्ट से कि इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन एनर्जी लेवल डायग्राम को अपवर्ड्स पुश करता है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू देखते हैं। मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के रिलेटिव एनर्जीज को डिपिक्ट करता है। तो ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल H1s, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल H1s कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने के बाद ये बनाते हैं साई प्लस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करने के बाद ये बनाते हैं साई माइनस। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे होंगे दो इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब H2 मॉलिक्यूल इंडिविजुअल H1 मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल है, इसकी एनर्जी इससे कम है, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो H1s ऑर्बिटल की एनर्जी से कम है। H2 मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन एनर्जी है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या फिर 434 किलो जूल पर मोल। अगर हम H2 मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दे तो हमारे पास बचता है H2 प्लस आयन। तो ये भी कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके बनाएगा साई प्लस, और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके बनाएगा साई माइनस। लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एक ही इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा। इसका मतलब H2 प्लस की एनर्जी H2 के मुकाबले कम होगी। इसका मतलब H2 प्लस H2 से ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा। वहीं अगर हम H2 माइनस की बात करें तो H2 माइनस में हमारे पास हो जाएंगे तीन इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा, जो मॉलिक्यूल को ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो H2 प्लस की डिसोसिएशन एनर्जी है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जो कि H2 के डिसोसिएशन एनर्जी से कम है। वहीं अगर हम बात करते हैं He2 मॉलिक्यूल की, तो He2 मॉलिक्यूल में 1s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके बना है साई प्लस, और यहाँ बना साई माइनस। इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाए तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर को ओवरशैडो करेगा, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज्ड है, यानी कि He2 मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं हो सकता है। नेट बॉन्डिंग जीरो है। कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी इनिशियल एटॉमिक ऑर्बिटल जितनी ही होती है। अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है
तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की एनर्जी भी लगभग सेम ही है। तो इस केस में ये ऑर्बिटल ना ही मॉलिक्यूल के स्टेबिलाईजेशन ना ही डिस्टेबिलाईजेशन में कोई कंट्रीब्यूशन देता है। इसका मतलब नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक ऐसा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है एटम के सिंगल ऑर्बिटल से बना है, क्योंकि दूसरे नेबरिंग एटम में ऐसा कोई एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है जो सिमेट्रिकली से ओवरलैप कर सके। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स से आगे हम बढ़ते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में। ऑर्बिटल डायग्राम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एनर्जीज को इधर साइड शो किया जाता है। अगर बात करें एक एग्जांपल की तो फ्रॉम एल आई टू टू और एफ टू का जनरल केस कंसिडर करें तो हमारे पास है तीन टू पी ऑर्बिटल्स, एक टू एस ऑर्बिटल, एक टू एस, और यहाँ पे तीन टू पी। ये चाहे तो ओ टू का केस हो सकता है, फिर एफ टू का केस हो सकता है। तो एस ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करके बना रहे हैं वन सिग्मा जी और वन सिग्मा यू बॉन्ड्स। पी ऑर्बिटल्स कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके बना रहे हैं टू सिग्मा जी, वन पाई यू, बाई जी और टू सिग्मा यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो हम देख सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स डायग्राम की इधर साइड रिप्रेजेंटेड है और ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से फॉर्म हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेंटर में रिप्रेजेंट किए गए हैं विथ इंक्रीजिंग एनर्जी। सिग्मा बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक है सिलिंड्रिकल सिमेट्री अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम मोस्टली जेड एक्सिस को ही अज्यूम करते हैं। कंसिडर करें एस ऑर्बिटल की बॉन्डिंग को, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये एस एस बॉन्डिंग। तो अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड रोटेट करें तो इसके साइन में चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करें हम अगर इस पी जेड बॉन्ड को, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर इसके एक्सिस के अराउंड हम रोटेट करें तो यहाँ भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक है, यानी कि ये भी सिग्मा बॉन्ड है। एट लास्ट कंसीडर करते हैं पी जेड अटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग। तो यहाँ पे भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के रोटेशन करने पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है साइंस में। इसका मतलब ये भी सिग्मा बॉन्ड है। फिर ये टू के होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में हमारे पास होते हैं चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टू एस, टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी जेड। एक एटम से यानी कि दो एटम्स से हमारे पास हो गए टू इंटू टू एस, टू इंटू टू पी एक्स, टू इंटू टू पी वाई और टू इंटू टू पी जेड। इनमें से ये चार ऑर्बिटल्स चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं जिनमें सिग्मा बॉन्ड होता है। इन्हें हम लेबल करते हैं वन सिग्मा जी, वन सिग्मा यू, टू सिग्मा जी, टू सिग्मा यू। एनर्जी इंक्रीजिंग in दिस डायरेक्शन। वहीं पाई बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड एक नोडल प्लेन। ये है हमारे दो पाई ऑर्बिटल्स, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये कर रहे हैं साइड ऑन बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ पे है हमारा एक नोडल प्लेन और इसे हम कंसिडर करते हैं जेड एक्सिस। पी ए टू के केस में टू पी एक्स और टू पी वाई ऑर्बिटल्स आपस में इंटरफेयर करके पाई ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हमारे पास है दो टू पी एक्स ऑर्बिटल और दो टू पी वाई ऑर्बिटल जो आपस में इंटरफेयर करके बनाएंगे दो वन पाई यू और दो वन पाई जी ऑर्बिटल। यहाँ पे वन पाई जी ऑर्बिटल की एनर्जी वन पाई यू से ज़्यादा होगी। इस केस में हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एस एस बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड। एस एस सिग्मा बॉन्ड जहाँ पे दोनों का साइन प्लस है, ये है सेंटर। चूज करते हैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट एक लाइन खींचते हैं जो कि इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट और इक्वल लेंथ में हो। इसका और इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पहुंचने के बाद भी साइन चेंज नहीं हुआ, नो चेंज ऑफ साइन। इसका मतलब कि ये आफ्टर इन्वर्जन भी सिमेट्रिक है। इस टाइप के बॉन्ड्स को कहते हैं हम लोग जेरेड या फिर जी, यानी कि इस टाइप के सिग्मा बॉन्ड को डिनोट करेंगे सिग्मा जी।
में कंसिडर करते हैं एक और एस एस सिग्मा बॉन्ड, लेकिन इस टाइम इसका साइन है पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो हम पाएंगे कि आफ्टर इन्वर्जन इसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ साइन। इसका मतलब कि आफ्टर इन्वर्जन सिमेट्रिक नहीं है। तो इस टाइप के बॉन्ड्स को हम लोग डिनोट करेंगे एज अनजेलिड या फिर यू। तो इस टाइप के सिग्मा बॉन्ड को डिनोट करेंगे सिग्मा यू। पाई ऑर्बिटल्स कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल पी एक्स, पी एक्स पाई बॉन्ड। तो सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि आफ्टर इन्वर्जन साइंस चेंज हो रहे हैं, यानी कि ये है हमारा यू बॉन्ड। इसका मतलब पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को डिनोट कर सकते हैं पाई यू। भाई पाई एंटी बॉन्डिंग के केस में हम उसे डिनोट कर सकते हैं एज पाई जी, क्योंकि आफ्टर इन्वर्जन साइंस चेंज नहीं हो रहे। एनर्जी लेवल के एक्चुअल लोकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी और डिटेल कंप्यूटेशन यूज करना नेसेसरी है। फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी और डिटेल कंप्यूटेशन के थ्रू हम ऑर्बिटल एनर्जी स्कीम्स को बिल्ड कर सकते हैं। डी ब्लॉक एटम्स के स्पीशीज को कंसीडर करते समय हमें डी ऑर्बिटल से बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी को भी ध्यान में रखना है। एक डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल सिलिंड्रिकल सिमेट्री शो करता है अराउंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसलिए वो सिग्मा ऑर्बिटल्स फॉर्म करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो कि ऐसे आप पी जेड ऑर्बिटल से बनते हैं। वहीं डी एक्स वाई और डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स की तरह दिखते हैं अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से देखा जाए। तो पाई ऑर्बिटल्स फॉर्म करने में कंट्रीब्यूट करते हैं जैसा कि पी एक्स और पी वाई करते हैं। लेकिन दो बचे ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई ना ही सिग्मा बॉन्ड जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं ना ही पाई बॉन्ड जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो एक अलग तरह की प्रॉपर्टी डेल्टा बॉन्ड जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसमें वो दूसरे एटम के मैचिंग ऑर्बिटल के साथ डबली डिजेनरेट बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पेयर्स बनाते हैं। इनका कंसीडर करें तो ये हमारा डी एक्स वाई ऑर्बिटल और ये दूसरे एटम का डी एस ऑर्बिटल। तो ये डबली डिजेनरेट पेयरिंग करके एक डेल्टा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। प्रिंसिपल के थ्रू हम ग्राउंड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड कर सकते हैं और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को उन ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग अप प्रिंसिपल का यूज एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने में किया जाता है, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी उससे इलेक्ट्रॉन्स के फिल करने में यूज किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन एट मैक्स दो एक ऑर्बिटल एट मैक्स दो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन के अवेलेबल है, यानी कि वो डी जनरेट ऑर्बिटल है, तो फिर ऑर्बिटल सेपरेटली ऑक्यूपाई होंगे। इसका मतलब अगर मेरे पास डब्ल्यू डी जनरेट ऑर्बिटल है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर चुका है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ ना फिल होकर यहाँ फिल होगा, ताकि वो एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल फॉर्म कर सके, जो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये ज़्यादा स्टेबल है। इसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पैरेलल स्पेस अडॉप्ट करते हैं, जैसा कि हंट्सफुल में डिस्क्राइब किया गया है। HOMO होता है हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि ऐसा ऑर्बिटल जो लास्ट ऑक्यूपाइड किया गया है, इसके बाद किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और ल्यूमो है हमारा होमो के बाद नेक्स्ट हाईयर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कभी कभी हम सोमो टर्म का यूज करते हैं। इस टर्म का यूज मोस्टली रेडिकल स्पीशीज में किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये फिगर शो कर रहा है pf2 होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम Li2 to F2 के ऑर्बिटल एनर्जीज का वेरिएशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डाई लिथियम से डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक 2 सिग्मा जी की एनर्जी 1 पाई से ज्यादा है, लेकिन जैसे ही ट्रांजिशन होता है डाई नाइट्रोजन से डाई ऑक्सीजन में, तो 2 सिग्मा जी की एनर्जी 1 पाई से कम हो जाती है। इसका रीजन है एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच एनर्जी गैप बढ़ जाना। क्वांटम मैकेनिक्स के जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेव फंक्शन की मिक्सिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग तभी होगी जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिमिलर होगी। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफर कर रही है तो वेव फंक्शन मिक्सिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। अगर एसपी एनर्जी स्मॉल है तो हर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक एस और पी कैरेक्टर का मिक्सचर होगा, लेकिन एस और पी एनर्जी सेपरेशन के बढ़ने के साथ ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्योरली एस लाइक या पी लाइक जैसा बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर डायलिथियम के केस में होमो है 1 सिग्मा जी, ल्यूमो है 1 सिग्मा यू। बी टू के केस में होमो है 1 सिग्मा यू, ल्यूमो है 1 पाई यू। पी टू के केस में होमो है 1 पाई यू,
LUMO है 2 सिग्मा जी। कार्बन के केस में भी सेम, 1 pi u is HOMO, 2 sigma g is LUMO. In the case of nitrogen, 2 sigma g is HOMO and 1 pi g is LUMO. In the case of oxygen, 1 pi g is HOMO and 2 pi u is LUMO. Same with the case of fluorine, 1 pi g is HOMO and 2 sigma u is LUMO. यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि उनकी एनर्जी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो। अब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स से हम लोग आगे बढ़ते हैं हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की तरफ। तो हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं होते। इन द केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हमारे कोएफिशिएंट्स इक्वल होते थे क्योंकि एटम्स सेम ही एलिमेंट के थे। लेकिन डायटोमिक हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं है। हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम ऐसा लिख सकते हैं साइज इक्वल टू सी ए का ए प्लस सी बी का ए बी प्लस सो ऑन, जहाँ पे सी ए है एटॉमिक ऑर्बिटल ए का कोएफिशिएंट, सी बी एटॉमिक ऑर्बिटल बी का कोएफिशिएंट, और ये नेसेसरीली इक्वल नहीं है। अगर सी स्क्वायर सी बी स्क्वायर से ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मोस्टली काय ए से कंपोज है। इलेक्ट्रॉन के एटम ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के एटम बी के होने के पास की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है। ऑपोजिट इज ट्रू। अगर सी बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर से ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मोस्टली काय बी से कंपोज किया गया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के एटम बी में होने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के एटम ए में होने की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है। जनरली हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। सेकेंड डिफरेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी मिसमैच। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग इक्वल थी, जिसके कारण उनके वेव फंक्शंस एफिशिएंटली इंटरफेयर कर रहे थे, ड्यू टू विच बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी एफिशिएंटली एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से कम थी। लेकिन इस केस में क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी डिफरेंस है, इसलिए वे उतने इफेक्टिवली एफिशिएंटली कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण उनके बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी एफिशिएंटली एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से लोअर नहीं हो पाएगी। वहीं उनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कहीं ज्यादा हाई हो जाएगी। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं तो ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल का ए, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल का बी। का ए की एनर्जी डिफरेंटली का बी से ज्यादा है। इसका मतलब का बी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का वेव फंक्शन है, का ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का वेव फंक्शन है। अगर इनके बीच में इंटरफेरेंस कराए तो ये डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हम देख सकते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी डिफरेंस कुछ खास ज्यादा नहीं है अगर एज कम्पेयर टू होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। वहीं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस कहीं ज्यादा है। लेकिन इससे हम ये रिड्यूस नहीं कर सकते हैं कि ए बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा ए बी बॉन्ड स्ट्रेंथ से स्ट्रॉन्ग होगा। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं तो कार्बन मोनोक्साइड का बॉन्ड एंथैल्पी है 1070 किलो जूल पर मोल, और ये फॉलो करता है ए बी बॉन्ड क्योंकि ये हेटेरोन्यूक्लियर है। वहीं होमोन्यूक्लियर N2 का बॉन्ड एंथैल्पी है 946 किलो जूल पर मोल, जो कि कार्बन मोनोक्साइड के बॉन्ड एंथैल्पी से कम है। इसका रीजन अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग ऑर्बिटल साइज और ऑर्बिटल्स की क्लोजनेस ऑफ अप्रोच भी बॉन्ड फॉर्मेशन में मैटर करते हैं। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और फ्लोरीन का है 2s2 2p5। तो टोटल है हमारे पास 1 + 7 = 8 इलेक्ट्रॉन्स। साथ ही साथ फ्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फ्लोरीन में ज्यादा कंसंट्रेटेड होंगे और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन में ज्यादा कंसंट्रेटेड होंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन की एनर्जी ज्यादा होगी इसलिए हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे इसे H1s। फ्लोरीन की एनर्जी कम होगी इसलिए हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2s ऑर्बिटल। यानी कि फ्लोरीन एटम में उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अब इनके बीच इंटरेक्शंस ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले फ्लोरीन 2s और H1s में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके बीच इंटरेक्शन कुछ खास नहीं होगा। यानी कि मोस्टली एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, जिसे हम डिनोट करेंगे एज 1 सिग्मा। नेक्स्ट
हाइड्रोजन 1s और फ्लोरीन 2p के बीच बॉन्डिंग, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एज 2 सिग्मा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 एटम, फ्लोरीन का 2p का 1 इलेक्ट्रॉन। और साथ ही साथ इसमें कुछ F2s कैरेक्टर भी होगा, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, उतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन खास आएगी नहीं। नेक्स्ट हमारे फ्लोरीन 2p के नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2px और 2py से फॉर्म हुए, जिसे हम डिनोट करेंगे एज 1 पाई। और ये है हमारा 2 सिग्मा। और लास्ट में फ्लोरीन 2p और हाइड्रोजन 1 s के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण फॉर्म हुआ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये वेकेंट है और इसका हम लोग मीन करेंगे 3 सिग्मा। इसलिए मेनली एच कैरेक्टर है और ये सभी मेनली एफ कैरेक्टर है। ये बॉन्ड पार्शियली एच और एफ कैरेक्टर का है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मोस्टली एफ के पास कंसंट्रेटेड है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एच के पास कंसंट्रेटेड है। इस मॉलिक्यूल का होमो है 1 पाई और ल्यूमो है 3 सिग्मा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के पास ज्यादा कंसंट्रेटेड होने के कारण हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि फ्लोरीन इज electronegative in this bond, more electronegative in this bond, or more partially negatively charged here. Example number 2, carbon monoxide. Carbon monoxide का electronic configuration है 1 sigma 2 2 sigma 2 1 pi 4 3 sigma 2। 1 sigma orbital mostly O atom पे localized है और essentially non bonding है। 2 sigma orbital bonding है, यानी कि इसमें दोनों कार्बन और ऑक्सीजन कैरेक्टर्स मिलेंगे। 1 pi orbital हमारा doubly degenerate pair of bonding orbitals है with mainly C2p orbital character। सीओ का होमो है 3 सिग्मा, जो कि मोस्टली C2p जेन कैरेक्टर है और मोस्टली नॉन बॉन्डिंग है और सी एटम के पास लोकेटेड है। वही ल्यूमो है, उसका एक डी डबली डिजेनरेट पेयर ऑफ एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स यानी कि 2 पाई। ये भी मोस्टली C2p ऑर्बिटल कैरेक्टर है। तो हमारा होमो है ऑक्यूपाइड फुली और ल्यूमो है वेकेंट। होमो के ऑक्यूपाइड और ल्यूमो के वेकेंट होने के कारण कार्बन मोनोक्साइड डी मेटल एटम्स के साथ कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल फॉर्म कर सकता है। भले ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट काफी कम है, 0.1 डेबर। डाइपोल का नेगेटिव है ऑक्सीजन, जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे ना हो, कार्बन एटम पे। सबसे पहले कंसिडर करते हैं 1 सिग्मा, जो बना है कार्बन 2s और ऑक्सीजन 2s के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कारण। देन 2 सिग्मा, जो बना है कार्बन 2s और ऑक्सीजन 2s के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कारण। देन 1 पाई, जो बना है कार्बन 2p ऑक्सीजन 2pxy के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। फिर कंसिडर करते हैं 3 सिग्मा, जो बना है कार्बन 2s कार्बन 2p और ऑक्सीजन 2pz के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। नेक्स्ट 2 पाई, जो बना है कार्बन 2px 2py और ऑक्सीजन 2px ऑक्सीजन 2py के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। और एट लास्ट 4 सिग्मा, जो बना है कार्बन के 2pz और ऑक्सीजन के 2s के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। अब इन सभी इंट्रैक्शन को कंसीडर करते हुए हम इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो कार्बन की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए कार्बन के 2p ऑर्बिटल यहाँ, 2s यहाँ पे। वहीं ऑक्सीजन की एनर्जी लेवल कम है, इसलिए ऑक्सीजन के 2p यहाँ और 2s यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया था कार्बन ऑक्सीजन डबल सिग्मा बॉन्ड, तो इसे हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बन का कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन कंट्रीब्यूशन में काफी कम है, इसलिए ये मोस्टली ओ कैरेक्टर का होगा और नॉन बॉन्डिंग होगा। 1 सिग्मा। उसके बाद कंसीडर करते हैं कार्बन के 2s और ऑक्सीजन के 2s के बीच हुए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 सिग्मा। फिर कार्बन के 2p और ऑक्सीजन के 2p के बीच हुए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण फॉर्म हुआ डबली डिजेनरेट पाई बॉन्ड 1 पाई। कार्बन के 2s और ऑक्सीजन के 2p और कार्बन के 2p के बीच हुए इंटरफेरेंस के कारण फॉर्म हुआ 3 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन के 2p x 2py और ऑक्सीजन के 2p x 2py के बीच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण फॉर्म हुआ 2 पाई। और कार्बन के 2pz
और ऑक्सीजन के 2s के बीच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस के कारण फॉर्म हुआ 4 सिग्मा। तो एनर्जी इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। तो 1 सिग्मा है हमारा नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर, लोकलाइज मोस्टली ऑन ओ एटम। 2 सिग्मा है बॉन्डिंग कैरेक्टर। 1 पाई है नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर, लोकलाइज ऑन कार्बन एटम। 3 सिग्मा भी है नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर, लोकलाइज ऑन कार्बन एटम। और ये दोनों है एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर्स। होमो है इस मॉलिक्यूल का 3 सिग्मा और ल्यूमो है 2 पाई। नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं आयोडीन मोनोक्लोराइड। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p5 और क्लोरीन का है 3s2 3p5, यानी कि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि उसके एटॉमिक एनर्जी लेवल्स आयोडीन के कंपैरिजन में कम होंगे। सबसे पहले कंसीडर करते हैं क्लोरीन के 3s और आयोडीन के 5s के बीच का इंटरेक्शन। कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने पर ये बना है एक सिग्मा बॉन्ड प्लस एक और सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे एक नोडल पेन है, मतलब इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं क्लोरीन के 3p और आयोडीन के 5s एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच का इंटरेक्शन। एक होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर और एक होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगा वन नोडल प्लेन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होंगे हमारे पास टू नोडल प्लेन्स। ये भी फॉर्म करेगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, लेकिन इस सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी इससे ज़्यादा है। अब कंसीडर करते हैं क्लोरीन के 3px 3py और आयोडीन के 5px 5py एटॉमिक ऑर्बिटल्स बीच में इंटरेक्शन। तो क्लोरीन के 3px और आयोडीन का 5px कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करके बनेंगे एक पाई बॉन्ड जिसमें होगा एक नोडल प्लेन, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करके एक और पाई बॉन्ड बनाएंगे जिसमें होंगे दो नोडल प्लेन्स। तो इसकी एनर्जी डेफिनेटली से ज़्यादा है। वहीं वाई एक्सिस के केस में यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे माइनस और एक नोडल प्लेन। और इस केस में प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे हमारे पास दो नोडल प्लेन्स, तो इसकी भी एनर्जी से ज़्यादा है। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरेक्शंस को कंसीडर करते हुए हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि आयोडीन की एनर्जी क्लोरीन से ज़्यादा है, इसीलिए आयोडीन का हम थोड़ा हाई एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करते हैं। 5s, क्लोरीन का 3p 3s, ये क्लोरीन का 3s, क्लोरीन का 3p, आयोडीन का 5s, आयोडीन का 5p। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया था 5s और 3s के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। बन गया 1 सिग्मा। फिर आयोडीन के 5s और क्लोरीन के 3pz के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, ये हो गया 2 सिग्मा। फिर आयोडीन के 5p x 5py, क्लोरीन के 3px और 3py के बीच हुए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 पाई। आयोडीन के 5s और क्लोरीन के 3s के बीच हुए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, इसे रिप्रेजेंट करेंगे 3 सिग्मा। आयोडीन के 5px 5py और क्लोरीन के 3px और 3py के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, यह 2 पाई। और एट लास्ट आयोडीन के 5s और क्लोरीन के 3pz के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, इसे रिप्रेजेंट करेंगे 4 सिग्मा। तो एनर्जी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये हाईएस्ट एनर्जी, ये लोएस्ट एनर्जी। अब हमारे पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसे बिल्डिंग अप प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्शल के थ्रू फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस केस में हमारा होमो है 2 पाई और न्यूमो है 4 सिग्मा। 4 सिग्मा 2 पाई और 3 सिग्मा मोस्टली आयोडीन कैरेक्टर शो करते हैं। वहीं 1 पाई 2 सिग्मा 1 सिग्मा मोस्टली क्लोरीन कैरेक्टर शो करते हैं। इस केस में 1 पाई है नॉन बॉन्डिंग, 1 सिग्मा है नॉन बॉन्डिंग, 2 सिग्मा इज बॉन्डिंग, 3 सिग्मा 2 4 सिग्मा इज एंटी बॉन्डिंग, पर नॉन बॉन्डिंग, 3 सिग्मा इज ऑल्सो नॉन बॉन्डिंग। क्योंकि क्लोरीन के पास ज़्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए क्लोरीन
पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।